हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अभिजीत सर को फॉलो कर रहे होंगे और आप सभी लोगों ने अपने स्टडीज़ को स्टार्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, इस मुश्किल की घड़ी में पूरा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं, हम सारे टीचर्स हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं। काम बस इतना करते रहना है स्टूडेंट्स की रेगुलर बेसिस पे जो हमारे अपडेट्स आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, उसको फॉलो करते रहना है। रेगुलर क्लासेस करने हैं, नोट्स बनाने हैं, बार बार रिवाइज़ करना है चीज़ों को। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि टाइम बीतता जा रहा है और अगर ऐसे टाइम निकलता गया और अगर हम लोगों ने अपने प्रिपरेशन को इस भरोसे छोड़ दिया कि जब ये सारा पैंडेमिक का सिचुएशन ख़त्म होगा तो फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि थोड़े हम लेट हो जाएं। तो बच्चे, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऑन अ सीरियस नोट हमारे चैनल को फॉलो करें। हमारे चैनल्स के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को थॉरली ग्रैस्प करें और कोशिश करें कि आपके बुक में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें। बच्चे, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर लिया था और उस चैप्टर नंबर 2 के हमने 2 लेक्चर्स लगा लिए हैं। याद करो, हमने जब पहला लेक्चर उसमें लगाया था तो हमारा बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आया था। उस कॉन्सेप्ट में हमने जान लिया है कि बातें वहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की होती हैं। हमने गुड्स को क्लासीफाई जैसे ही किया तो बच्चे याद करो, हमारे पहले लेक्चर में, या यूँ कह लो कि हमारे पहले पार्ट में चैप्टर नंबर 2 के, हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को समझा, बखूबी समझा। हमने अपने दूसरे पार्ट में चैप्टर नंबर 2 के कैपिटल गुड्स को समझा, उसके साथ साथ कंजम्पशन गुड्स को समझा। बच्चे, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का 3rd लेक्चर है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से इस लेक्चर को देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहाँ से आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो रही हैं। तो बच्चे, अब आपके कंसंट्रेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सेल्फ स्टडी की और ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पूरे तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उस वीडियो में, बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वीडियो पढ़ते वक्त किसी भी तरह का कोई भी अदर इंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। आराम से, इत्मीनान से हम लोग अपने इस वीडियो को देखेंगे, साथ में जुड़ के पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जाएंगे और धीरे धीरे अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस बात को ज़रूर मानेंगे और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई लिखाई को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। तो आ जाओ, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3rd को, या यूँ कह लो कि 3rd लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से अगर किसी का भी ये चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट या चैप्टर नंबर 1 में 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर वो छूट गए हैं तो हमारे आप यूट्यूब चैनल लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स को बाय अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल पे मैंने अपने सारे वीडियोस को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके डाल रखा है। वहाँ पे आप उसको फॉलो करते रहेंगे स्टूडेंट्स, और आज के क्लास को अब समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अगर देखते हैं बच्चे, अब तक की क्लास की अगर बात को आगे बढ़ाई जाए तो आज हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट है। नाम है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बड़ा इजी सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, आसानी से आप समझ सकते हो इसको। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। मैंने यहाँ लिख रखा है बच्चे आई। इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से। आई मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डेल्टा के। ज़रा ध्यान से समझना बच्चे, याद रखना, इकोनॉमिक्स में इस डेल्टा को हम लोग चेंज से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? चेंज से। के को कैसे डिनोट करते हैं? तो के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक। ठीक है, अभी क्या होता है कैपिटल स्टॉक समझेंगे इसको, लेकिन बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से समझो। हमारा आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डेल्टा के, जहाँ पे आई इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है, डेल्टा चेंज को डिनोट कर रहा है और के कैपिटल स्टॉक को डिनोट कर रहा है। बच्चे, अगर इन सारे चीज़ों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो देखो ना, क्या इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन निकल करके नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, है ना। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन के फॉर कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, है ना। क्या कहते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल स्टॉक में होने वाला चेंज।
बच्चे आगे चल के एक कॉन्सेप्ट को समझना, कैपिटल स्टॉक को कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। समझो ज़रा ध्यान से, कैपिटल स्टॉक को क्या कहा जाता है? कैपिटल गुड्स। बच्चे याद करो कल का क्लास, जब कल हम लोगों ने कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बीच में डिफरेंस समझा था, हमने क्या समझा था वहाँ पे? किसको कैपिटल गुड्स कहते हैं? कुछ याद आता है? हाँ बच्चे, यहाँ पे आपको ये बातें याद आनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ सर, हाँ आपने कल हमें पढ़ाया था कि कैपिटल गुड्स जो है सर वो फिक्स्ड एसेट्स है। किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। देखो मैंने लिख भी रखा है फिर से, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रोड्यूसर्स यूज्ड ईदर फॉर, याद करो बच्चे, इस कैपिटल गुड्स को हम लोग किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? तो ईदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या तो फिक्स्ड एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए, या फिर याद करो एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए, या फिर फिक्स्ड एसेट्स के एडिशन के लिए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 के लेक्चर को आप देख सकते हो। वहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने बड़े ही आसान से, बड़े इत्मीनान से आपको समझाया बच्चे, आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रोड्यूसर्स यूज्ड ईदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फॉर एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो बच्चे ऐसे केस में क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को कैपिटल स्टॉक कहा, कैपिटल स्टॉक को हमने कैपिटल गुड्स कहा, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, है ना? क्योंकि कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स का सीधे सीधे मतलब होता है बाबू, यहाँ पे बातें फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्मेशन की जा रही है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। और अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या फिर ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हमारा कैपिटल का स्टॉक क्या हो जाए? वो इंक्रीज हो जाए। तो अब ऐसे केस में बच्चे अगर आप बात करते हो, तो मैं अपने डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट को कंक्लूड कर रहा हूँ, तो क्या अब हम लोग इन्वेस्टमेंट को सीधे सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल स्टॉक इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे केस में बच्चे बड़े ध्यान से समझना कि सर यहाँ पे बातें आपकी इन्वेस्टमेंट की तो समझ में आ गई, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट का कोई टाइप भी है? हाँ बच्चे ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 अलग अलग टाइप का होता है। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तीसरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और चौथा नेट इन्वेस्टमेंट। बच्चे समझोगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? पहला मैं लेके आ रहा हूँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो ना, नाम ही है फिक्स्ड, और दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। बच्चे सिंपल सी बात याद रखना, जहाँ कहीं भी आपको फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ दिखाई देना, तो आज के बाद से इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही अच्छे से याद रख लेना कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स के नंबर में इंक्रीमेंट कर देना। फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर देना? बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। देखो ना, मैंने वही लिख रखा है यहाँ पे। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि फिक्स्ड एसेट्स के नंबर में क्या कर देना? इंक्रीमेंट कर देना। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैसे? देखो मैंने क्या लिख रखा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो सीधे सीधे तौर पे लिखा है कि सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई साहब, फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक का क्या हो जाना? बढ़ जाना। बच्चे आप लोग ये बात बड़े अच्छे से जानते होगे, आप सारे मेरे होनहार बच्चे हो, अकाउंट्स बखूबी जानते हो। आप जानते होगे कि फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे। तो अब देखो ऐसे केस में मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक का बढ़ जाना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बच्चे इसको क्या हम लोग कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं? देखो ना, जनवरी 2019 जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास जो फिक्स्ड एसेट्स था, वो फिक्स्ड एसेट्स का नंबर कितना था? 8। फिर देखना, दिसंबर 2019 जब मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ, तो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 10। बच्चे अगर ध्यान दो, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की। आपको पता होगा बच्चे कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? बच्चे अकाउंटिंग ईयर का मतलब बातें कब से कब तक होती हैं? जनवरी 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक की होती है ना, 31 दिसंबर की बातें। तो ऐसे केस में अगर आप इसकी बात करते हो, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखो जनवरी में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितना था? 8।
दिसंबर में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितना है 10। बच्चे क्या हो गया है, कितना इंक्रीज़ कर गया? तो 2 सर, 2 इंक्रीज़ किया है सर। बड़ा सिंपल है, 10 में से 8 को माइनस कर दिया सर, 2 फिक्स्ड एसेट्स हमारा इंक्रीज़ कर गया। बिल्कुल बच्चे, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, इंक्रीज़ इन फिक्स्ड एसेट्स कितना 2। तो क्या इसको फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो ज़रा ध्यान से देखो, इसी पहले लाइन को मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने देखो बड़े ध्यान से मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, है ना, ये हमारा ये वाला लाइन है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड पे, मतलब दिसंबर 2019 पे कितना था 10, और दूसरा देखो माइनस में कर रहा हूँ स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो बच्चे बिगिनिंग में कितना है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बच्चे बिगिनिंग में हमारे पास कितना फिक्स्ड एसेट्स था 8, तो एंड में हो गया फिक्स्ड एसेट्स 10, और बिगिनिंग में हमारा फिक्स्ड एसेट्स कितना था 8। जब हम 10 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो हमारा ये जो 2 आपको दिख रहा है बच्चे, ये 2 क्या हो गया है, बड़े इत्मीनान से समझना, बड़े आराम से समझना इस बात को बच्चे, ये 2 क्या हो गया है, ये 2 कुछ और नहीं बाबू, ये फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट। और याद करो अभी अभी जब हम लोग डेफिनेशन इसका पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो ज़रा ध्यान से, हमारा फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बढ़ा या नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो ऐसे केस में अगर हम लोग इसको फॉर्मूला के फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस, ये देखो माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर इक्वल्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे केस में हमारा फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होकर कहाँ पहुँच गया, ये इंक्रीज होकर के 8 से 10 पे पहुँच गया, मतलब 2 फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो गया है। बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से समझते चलना स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चा, ऐसे केस में अगर हमारा ये फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, समझना इस बात को, क्योंकि आज के क्लास की हमने जैसे ही शुरुआत की, हमने क्लास की शुरुआत की कहाँ से, हमने शुरुआत की कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से। बच्चे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू डेल्टा के। कोई भी आपसे पूछे, बड़ा सिंपल सा याद रखना, इन्वेस्टमेंट क्या है तो डेल्टा के। डेल्टा का मतलब चेंज, के का मतलब कैपिटल स्टॉक, मतलब कैपिटल स्टॉक में होने वाला चेंज क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। पहला डेफिनेशन ये हम लोग को एकदम तुरंत में याद रख लेना है कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डेल्टा के। बच्चे जैसे ही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, देखो हमने क्या देखा वहाँ पे कि जैसे ही हम यहाँ पे कैपिटल स्टॉक की बात करते हैं, क्योंकि डेल्टा के जो है वो कैपिटल स्टॉक है, तो कैपिटल स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है, कैपिटल, ये देखो मैंने लिख रखा है कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि ये फिक्स्ड एसेट्स होता है किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, जो फिक्स्ड एसेट्स या तो किसी दूसरे फिक्स्ड एसेट्स का रिप्लेसमेंट करता है, या फिर 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, मतलब बढ़ता जाता है फिक्स्ड एसेट्स, उसमें एडिशन करता है। इसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कह सकते। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन या फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मेशन, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हमारा कैपिटल स्टॉक क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। देखो ना लिखा हुआ है, और अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, क्या कहते हैं बच्चे उसको, इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहेगा, इन्वेस्टमेंट का 4 टाइप, पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा ग्रॉस और चौथा नेट इन्वेस्टमेंट। मैं पहले टाइप को आपके पास लेके आया। मैंने क्या बताया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं बच्चे। हमने देखा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, तो सीधे सीधे तौर पे भाई साहब फिक्स्ड एसेट्स का नंबर क्या हो जाना, इंक्रीज कर जाना। अगर फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जांपल मैंने आपको समझाया एक अकाउंटिंग ईयर लेकर के कि देखो ना, अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जनवरी 2019 में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स 8 था। उसी अकाउंटिंग ईयर के एंड में दिसंबर 2019 में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स 10 हो गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, हमारा फिक्स्ड एसेट जो है वो 2 से इंक्रीज कर गया। इसका फॉर्मूला हमने देखा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो 10 था, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो 8 था। हुआ क्या, इसके कारण जब हमने अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो फिक्स्ड एसेट्स था और जो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो फिक्स्ड एसेट्स था, जब दोनों को हमने माइनस किया तो हमने देखा, अरे वाह भाई साहब मेरे पास तो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इसको हमने क्या लिखा यहाँ पे बच्चे, इसको हमने लिखा इक्वल्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितने से, 2 से। बात समझ में आई।
बच्चे मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, बताना ज़रा मुझे कि ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कोई भी प्रोड्यूसर करता क्यों है, या सीधे सीधे तौर पे मुझे ये बता दो कि कोई भी प्रोड्यूसर ये फिक्स्ड एसेट्स खरीदता क्यों है। क्योंकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब यही ना हुआ बच्चा कि फिक्स्ड एसेट्स में होने वाला इंक्रीमेंट। तो मुझे ये बता दो कि कोई भी प्रोड्यूसर ये फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीमेंट क्यों करता होगा। बच्चा याद करो, एक बड़ा ही बढ़िया सा हमने कॉन्सेप्ट कल के क्लास में पढ़ा था जब हम लोगों ने कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के डिफरेंस को देखा था। उसका चौथा पॉइंट देखना, बड़े आराम से देखना बच्चे, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई साहब जब कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का क्या करता है, हमारे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जब हमारी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो हमारा आउटपुट बढ़ता है, और याद करो बच्चा वो आउटपुट, बढ़ा हुआ आउटपुट को ही हम लोग जीडीपी से डिनोट भी करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज़ कर जाता है। बिल्कुल सही बच्चे। तो हमारा आज का ये जो दूसरा टॉपिक आप देख रहे हो बच्चे, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, याद करो मैंने आपको इस सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब बता रखा है। इसका मतलब होता है बच्चे इम्पोर्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो भाई साहब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होने से हमारा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। देखो ना मैंने लिख रखा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर देता है, रेज कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। बच्चे जब आपके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा होंगे, मशीनरी ज़्यादा होंगे, तो ऐसे केसेस में आउटपुट भी तो बढ़ेगा। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, और उसी प्रोड्यूस किए गए गुड्स को आउटपुट कहते हैं। तो देखो ना, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी आउटपुट विल बी रेज्ड, है ना। प्रोडक्शन के बढ़ने से, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ आउटपुट विल बी रेज्ड, है ना। आउटपुट का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। और बच्चे याद करो, इसी बढ़े हुए आउटपुट को हम लोग जीडीपी के नाम से जाने थे, जो तीसरा पॉइंट है लिखा हुआ है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। और ये बढ़ा हुआ आउटपुट आपके इकोनॉमी में क्या लेके आएगा, जीडीपी के ग्रोथ को। जहाँ पे जीडीपी के बारे में हमने अब तक छोटी मोटी बातें समझी हैं, जी फॉर ग्रॉस जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब जो हम लोग अपने देश के अंदर की बात कर रहे होते हैं, और पी का मतलब प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग बातें करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की इस प्रोडक्ट के अंदर। हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम में, लेकिन अभी इतना समझना है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला टाइप इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे टाइप को लेकर के आते हैं। और ये जो दूसरा टाइप है हमारा इन्वेस्टमेंट का, नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का असल मज़ा स्टार्ट हो रहा है बच्चे। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो देखो ना, इन्वेंट्री वर्ड लिख रखा है बच्चे, कुछ याद आता है तुमसे मिलके, कुछ याद आता है? ये देखो तो, इससे मिलके, इस इन्वेंट्री से मिलके, हाँ सर हाँ याद आता है सर, इन्वेंट्री तो हमने अकाउंट्स में पढ़ रखा है सर, इन्वेंट्री को तो स्टॉक कहते हैं। बिल्कुल बच्चे, मैं इसी की बात कर रहा था। तो देखो ना ज़रा ध्यान से बच्चे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब किस में इन्वेस्टमेंट भाई साहब, इस बार फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं, इस बार का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में नहीं होगा। इस बार हम लोग किस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले। सर ऐसा क्यों कोई प्रोड्यूसर करता है? सर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट तो आपने बड़े अच्छे से समझाया कि सर अगर वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। सर बढ़े हुए प्रोडक्शन कैपेसिटी से वो आउटपुट बढ़ा लेगा, वो बढ़ा हुआ आउटपुट देश का इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ा देगा, जिसको हमने सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना। सर मुझे ये बता दो आप कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? बच्चे बड़े सिंपल सी बात है, सोचो ना बाबू, अगर आपके पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स होगा, मशीनरी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, लेकिन आपके पास अगर इन्वेंट्री हो ही ना। इन्वेंट्री क्या होता है सर? बच्चे इन्वेंट्री जिस चीज़ों के, मतलब वहाँ पे बातें उस स्टॉक की जा रही है जिस स्टॉक के मदद से प्रोड्यूसर किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो बच्चे सोचो ना, अगर आपने अपने इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब इन्वेंट्री को अगर आपने रिजर्व करके नहीं रखा, दिक्कत क्या होगी? आपके पास बहुत सारे मशीनरी हैं, लेकिन जब आज आपका दुकान बंद होगा या जब आज आपका प्रोडक्टिव एंटरप्राइज बंद होगा,
कल के दिन जैसे ही आप अपने प्रोडक्टिव एंटरप्राइज को फिर से दोबारा खोलोगे, स्टार्ट करोगे अपने सेलिंग के प्रोसेस के लिए, मान लो जैसे ही आपने अपना इंडस्ट्री खोला, इंडस्ट्री के खुलते ही आपको एक फ़ोन आता है कि सुनो आपकी इंडस्ट्री क्या गुड्स मैन्युफैक्चर करती है? तो आपका तो हाँ भाई हाँ, मेरी इंडस्ट्री गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। ऐसा करो, वो जो फ़ोन करता है वो कहता है कि ऐसा करो, मुझे 1000 यूनिट्स, मान लो आपकी इंडस्ट्री जो है वो ये पेंसिल प्रोड्यूस करती थी, तो वो क्या कहता है कि मुझे 1000 यूनिट्स इस पेंसिल का भिजवा दो इस पते पे। आप क्या कहते हो कि अरे भाई साहब यहाँ तो मुझसे गलती हो गई, मेरे पास तो कोई फिनिश गुड्स का स्टॉक पहले से है ही नहीं, मैं 1000 गुड्स कैसे इसको भेजूंगा? आप फिर से उसको फ़ोन करते हो, कहते हो सुनो 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 भाई साहब, आपको मुझे 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। उस 2 दिन के टाइम में मैं रॉ मटेरियल लेकर के आऊँगा, उस रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट करूँगा, सेमी फिनिश्ड को फिनिश्ड में कन्वर्ट करूँगा, और जब कन्वर्ट कर लूँगा तो फिर मैं 2 या 3 दिन के बाद फिर मैं आपको इस फिनिश्ड गुड्स की, मतलब कि इस पेंसिल की मैं आपको डिलीवरी दे पाऊँगा, कर पाऊँगा। आप देखते हो क्या कि अरे यार ये कैसा प्रोड्यूसर है, इसको मुझे ज़रूरत आज की है, अगर आज ये मुझे पेंसिल की डिलीवरी नहीं करेगा तो मेरे सेलिंग अपॉर्चुनिटी का लॉस है, और बच्चे जब बेचोगे ही नहीं तो कमाओगे कहाँ से, और जब रेवेन्यू ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? ये सारे कॉन्सेप्ट 11th के हैं। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि आप कहते हो कि नहीं छोड़ दो, ऐसा करो मैं किसी और से बात करता हूँ। बच्चे ज़रा ध्यान दो, हुआ क्या दिक्कत, आपने स्टॉक को स्टोर करके नहीं रखा। दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि आपने अचानक से अगर किसी भी कस्टमर ने इसका डिमांड किया तो आप उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाए। फुलफ़िल नहीं कर पाने के कारण क्या हुआ? आपके सेलिंग अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया। बच्चे अब सोचो ज़रा ध्यान से, इतनी बड़ी पेंसिल की इंडस्ट्री खोल करके अगर आप पेंसिल बेचो ही नहीं तो फिर वैसे इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा? आग लगा दो वैसे इंडस्ट्री में, बंद कर दो उस इंडस्ट्री को, ताला लगा दो, घर पे जाओ सो। बिल्कुल बच्चे, ऐसे केस में प्रोड्यूसर को प्रोएक्टिव काम करना पड़ता है। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ बच्चे उसको इन्वेंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब स्टॉक भी उसको अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ज़रा ध्यान से देखना बच्चे, इसी स्टॉक को स्टोर करने की बात से इसका डेफिनेशन मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैं कहने वाला हूँ आपको कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू होल्ड ऑफ स्टॉक। देखो ना, प्रोड्यूसर क्या किया? स्टॉक को होल्ड कर लिया। कौन होल्ड किया? प्रोड्यूसर सर, प्रोड्यूसर। रेफर्स टू होल्ड ऑफ स्टॉक बाय दी प्रोड्यूसर्स। देखो किसने उसको होल्ड कर लिया? प्रोड्यूसर ने। अच्छा सर, वो स्टॉक किस किस चीज़ का था सर? क्या क्या वो होल्ड करके रखा होगा जिसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं? बच्चे देखो ना, बड़े आराम से देखना, स्टॉक ऑफ किस किस चीज़ का? तो फिनिश गुड्स का। पहले से तुम्हारे पास पेंसिल होना चाहिए, तकरीबन 2000, 5000, 10,000 पीसेस पेंसिल के तुम्हारे पास होने चाहिए, ताकि अचानक से अगर डिमांड आ जाए तो तुम्हारे सेलिंग अपॉर्चुनिटी का तुमको लॉस ना हो और तुम तुरंत अपने वेयर हाउस से वो पेंसिल निकाल करके तुम उसकी डिलीवरी कर सको और तुम उससे रेवेन्यू कमा सको। क्योंकि बच्चे सोचो ना, इस बात को तुमने 11th में पढ़ा होगा कि जब तुम सेल करोगे, जब तुम बेचोगे, तो सेल से तुमको वो पैसा देगा जिस इंसान को तुम बेचोगे। बच्चे उस पैसे को रेवेन्यू कहते हैं। जब इस रेवेन्यू को हम लोग साधारण भाषा में कमाई कहते हैं। बच्चे जब इस कमाई में से तुम अपने कॉस्ट को, अपने खर्चे को माइनस करोगे, तब ना तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना तुम जनरेट कर रहे हो। बच्चे अगर तुम बेचोगे ही नहीं ये बोल करके कि भाई साहब मुझे टाइम चाहिए, तो तुम्हारा रेवेन्यू आएगा? नहीं आएगा। रेवेन्यू नहीं आएगा तो क्या तुम्हारा कॉस्ट जो लगा है वो रिकवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब कॉस्ट ही रिकवर नहीं होगा तो क्या तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो सकता है तुम लॉस में आ जाओ। बिल्कुल इसी सब चीज़ों से बचने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है कि कुछ स्टॉक को होल्ड करके रख लेता है। और वो स्टॉक किस किस चीज़ का होता है? फिनिश गुड्स का। पहले से वो पेंसिल स्टोर करके रखेगा। सेमी फिनिश गुड्स, बच्चे सोचो ना ज़रा, इस पेंसिल का सेमी फिनिश्ड ये कब रहा होगा? बच्चे आप अगर देखो ध्यान से तो देखो इसके अंदर लिड है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर अगर आप देखो तो ये पूरा वुडन होता है। तो बच्चे ये जो लिड जब अलग होगा, ये जो वुडन पार्ट जब अलग होगा, तो जब अलग अलग होगा तो वो क्या होगा? सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा। या फिर यूँ कह लो कि जब ये लिड लग चुका होगा, जब ये वुडन पार्ट बन चुका होगा, लेकिन इसके ऊपर अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टैग लगा हुआ है जिस इंडस्ट्री ने इसको बनाया है, जैसे अप्सरा का टैग लगा है। तो बच्चे जब तक ये टैग नहीं लगेगा, इस पर प्रिंट नहीं होगा, क्या ये बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो जो गुड्स अभी बिकने को तैयार नहीं हो, नॉट रेडी टू सेल, बात को समझना, जो भी कॉमोडिटी अभी बिकने को तैयार ना हो, जिसको ना बेचा जा सके, नॉट रेडी टू सेल, बच्चे उस कॉमोडिटी को क्या कहते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स, है ना। तो ये तुम्हारा
सेमी फिनिश गुड्स का भी स्टॉक होना चाहिए और साथ ही साथ रॉ मटेरियल। बच्चे इस पेंसिल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? मुझे वुड चाहिए, जिस वुड को मैं ये शेप दे सकूं। मुझे ये जो इसके अंदर ये जो लिड लगा है ये लेड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या हैं? ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। इन सब चीज़ों का हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक को होल्ड करके रखना पड़ेगा। किसको? प्रोड्यूसर को। तब जा कर के वो प्रोड्यूसर, उससे फ़ायदा क्या होगा? सोचो ज़रा, वो फ्यूचर में किसी भी तरह के डिमांड को फुलफ़िल कर पाएगा। उसका प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई भी डिले नहीं होगा। बच्चे जब प्रोडक्शन का प्रोसेस डिले नहीं होगा तो वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। साथ ही साथ ये सोचो कि अगर वो ये सारे स्टॉक को पहले से रिज़र्व करके रखता है तो मार्केट में होने वाले किसी भी इन सारे स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशन से उस प्रोड्यूसर को किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। बात को समझ रहे हो? प्रोड्यूसर को किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। बड़े आप इत्मीनान से समझना बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे मैं अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले की बात करूँ तो फिर वही बात जो हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में देखा था। क्या देखा था सर? बच्चे याद करो ना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था ना कि जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमारे पास था उसमें से हमने माइनस कर दिया था वो फिक्स्ड एसेट जो अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में था। तो हमें पता चल गया था कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल सर, याद है। कुछ वही काम हम फिर करने वाले। देखो, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कि हमारे पास वो इन्वेंट्री स्टॉक कितना है अकाउंटिंग ईयर के एंड पे। और बच्चे वो इन्वेंट्री स्टॉक किसका किसका? इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों का, कि इसका इन्वेंट्री स्टॉक अकाउंटिंग ईयर के एंड पे कितना है और माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में कितना है इन्वेंट्री स्टॉक। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक कितना हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना बच्चे, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? याद करो, फिर से मैं बात इसके सिग्निफिकेंस की कर रहा हूँ, मतलब इसके इंपॉर्टेंस की कर रहा हूँ। क्यों किया प्रोड्यूसर ने इन्वेंट्री स्टॉक? तो बच्चे याद रखना क्यों किया? ताकि इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू दी प्रोड्यूसर्स, ताकि वो इनपुट को प्रोड्यूसर को क्या करता रहे? सप्लाई होता रहे। मतलब प्रोड्यूसर को कभी भी इन सारे चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो क्या दिक्कत होगा? सेलिंग अपॉर्चुनिटी का लॉस होगा ना। तो सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का? कि ये इस बात को सुनिश्चित करता है, इंश्योर्स का मतलब निश्चित, सुनिश्चित कर देना, पक्का कर देना। ये इस बात को पक्का करता है कि सप्लाई ऑफ इनपुट का सप्लाई प्रोड्यूसर को बिना किसी रुकावट का होता रहे और वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का काम करता रहे। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी रुकावट का होता रहे और वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का काम करता रहे और उसका सेलिंग अपॉर्चुनिटी का लॉस ना हो। दूसरा बच्चे, आप जानते हो कि हमारा ये जो मार्केट है ये अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। बिल्कुल बच्चे, इसमें जितने भी जो आपके इन्वेंट्री स्टॉक हैं, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड कहते हैं, बच्चे आप जानते हो कि मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा है। तो ऐसे केस में इन सारे इन्वेंट्री स्टॉक के प्राइसेस जो होते होंगे वो भी फ्लक्चुएट करते होंगे ना। तभी ना इसको कहा जा रहा है कि हमारा मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी से भरा है, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है। बिल्कुल। तो बच्चे अगर आप पहले से स्टोर करके रख लोगे उन सारे इन्वेंट्री को, सोचो ज़रा ध्यान से, तो क्या मार्केट में होने वाले किसी भी फ्लक्चुएशन का आपको कोई भी डर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे देखो ना, उसी बात को मैंने लिखा है, अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन विल नॉट हार्म दी प्रोड्यूसर, है ना। मार्केट फ्लक्चुएशन जो होने वाला है उसके जो अनिश्चितता है, मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन जो जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि मार्केट फ्लक्चुएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये जो अनिश्चित मार्केट फ्लक्चुएशन है ये प्रोड्यूसर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने पहले से इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा हो। कहेगा छोड़ो ना यार, बढ़ने दो प्राइस, मुझे क्या जाता है, मैंने तो पहले से रॉ मटेरियल को होल्ड करके रखा हुआ है, मैंने तो पहले से उस रॉ मटेरियल को थोड़ा बहुत सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब ऐसे केस में क्या होगा बच्चे, अगर कोई सप्लायर, मान लो कोई भी कंज्यूमर अगर तुरंत में उस कमोडिटी को, पेंसिल को मांगेगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने फिनिश्ड स्टॉक का, जहाँ पे उसका फिनिश्ड गुड्स का जो वेयर हाउस होगा वो खोलेगा और तुरंत में उसको डिलीवरी करवा देगा। अच्छा, अगर कोई कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत बाबू मान लो 4 दिन में होगी, 5 दिन में होगी, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? अपने सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कराएगा, उसकी डिलीवरी कर देगा। मान लो बच्चे किसी कंज्यूमर को उस पेंसिल्स की ज़रूरत जो है वो
1 महीने बाद पड़ने वाली है, लेकिन उसने 1 महीने पहले ही आपको ऑर्डर दे दिया, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? क्या आपने फिनिश गुड्स को आप डिलीवर करवाओगे? नहीं। आप क्या आपने सेमी फिनिश को डिलीवर करवाओगे? नहीं। आप इस दोनों को होल्ड करके रखोगे, क्योंकि इस दोनों को तब निकालोगे जब आपको डिलीवरी का टाइम क्या दिया जाए? कम दिया जाए। जब आपको डिलीवरी का टाइम कम दिया जाए। लेकिन बच्चे जैसे ही आपको डिलीवरी का टाइम ज़्यादा दिया जाएगा, आप क्या कहोगे? आप कहोगे अपने वर्कर को कि सुनो वर्कर, अभी सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड मत निकालना, हमारे पास 1 महीने का टाइम है। रॉ मटेरियल निकालो, उसको सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट करो, फिर फिनिश्ड में कन्वर्ट करो, और तब तक 1 महीना बीत जाएगा तो हम लोग इसकी डिलीवरी करेंगे। बोलो बच्चे, बातें समझ में आती हैं? क्या कहते हैं इसको? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहेगा इस कॉन्सेप्ट का, ध्यान देना। तो अब ये जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री स्टॉक है बच्चे, जो भी तुमने इन्वेंट्री को बीइंग अ प्रोड्यूसर तुमने जितने भी इन्वेंट्री का स्टॉक बना करके रख लिया था बाबू, ये इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है ये आगे चल कर के 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और एक अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ से कहानी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हो गई है। बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सर ऑनलाइन क्लासेस है, यूट्यूब क्लासेस है, इस पर क्या पढ़ना, जब अच्छे से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हम लोग फेस टू फेस क्लासेस में मिलेंगे तो पढ़ाई करेंगे। नहीं बच्चे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल उसी पोटेंशियल से मैं पढ़ा रहा हूँ जिस पोटेंशियल से मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेंट्री स्टॉक की, और उसके साथ मैंने डिज़ायर्ड लगाया और उसके साथ मैंने अनडिज़ायर्ड लगाया। बच्चे डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक किसको कहेंगे पता है? देखो ना, नाम ही है डिज़ायर्ड। डिज़ायर्ड का मतलब जितना आप चाहते थे उतना ही इन्वेंट्री स्टॉक है। तो याद रखना बच्चे कि डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं? प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। क्या कहते हैं इसको? प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। सर क्यों इसको प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं, या क्यों डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं? बच्चे एक बार फिर से आना। इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब हमने क्या समझा था? हमने कुछ इन्वेंट्री को, हमने कुछ स्टॉक को गुड्स के, हमने उसको क्या कर लिया था? उस सारे गुड्स को स्टॉक करके रख लिया था। क्यों स्टॉक करके रख लिया था? ताकि हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस इंटरप्ट ना हो, ताकि मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशन से हमको बीइंग अ प्रोड्यूसर हमें कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। बच्चे वही इन्वेंट्री कई बार हम जितना चाहते हैं उतना ही रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम जितना चाहते थे रखना उससे ज़्यादा हो जाता है। बच्चे समझो ज़रा ध्यान से, हमने क्या किया, क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक में हमने 3 बातों को देखा। हमने पहला देखा कि रॉ मटेरियल, इसको भी एक प्रोड्यूसर इन्वेंट्री के तौर पे स्टोर करके रखता है। दूसरा हमने देखा सेमी फिनिश गुड्स, इसको भी प्रोड्यूसर इन्वेंट्री के तौर पे स्टोर करके रखता है। और तीसरा हमने देखा फिनिश गुड्स, इसको भी प्रोड्यूसर इन्वेंट्री के तौर पे स्टोर करके रखता है। इसलिए स्टोर करके रखता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस रुके ना, रेगुलर होता रहे, प्रोड्यूसर को इनपुट रेगुलर मिलता रहे, प्रोडक्शन होता रहे, सेल होता रहे, और किसी भी तरह का मार्केट फ्लक्चुएशन इस सारे चीज़ों के प्राइस में प्रोड्यूसर को इफ़ेक्ट ना करे। हमने देखा बच्चे। अब ऐसे केस में मान लो इन सब के स्टॉक को जब देखा गया तो देखा गया कि हमने रॉ मटेरियल जो है वो तकरीबन 100 kg को स्टोर करके रखा है। बच्चे सेमी फिनिश गुड्स जो हैं हमने तकरीबन इसको भी हमने, मान लो कि ये पीस में अगर बात करते हैं तो हमने 500 पीस में इसको स्टोर करके रखा है। फिनिश गुड्स भी अगर पीस में बात करें तो मान लो बच्चे हमने इसको भी तकरीबन 1000 पीस हमने इसका स्टोर करके रखा है। बच्चे हमने जितना पीस स्टोर करके रखा था ये सोच करके कि फ्यूचर में अगर अचानक से कोई डिमांड आएगा तो हम उसको फुलफ़िल कर पाएंगे, तो जितना हमने सोच के रखा था और उतना ही डिमांड हमसे किया गया। मतलब मार्केट में हमसे जितने भी कंज्यूमर्स हैं हमसे उतने ही डिमांड किए जितने हमने उसको स्टोर करके रखा था, है ना बच्चे। ऐसे में क्या होगा, हमारा जो इन्वेंट्री होगा जिसको हमने मेंटेन करके रखा है वो इन्वेंट्री टाइम पे हमारा वेयर हाउस से निकल भी जाएगा। उस इन्वेंट्री के ख़राब होने की भी कोई चांसेस नहीं है। हमें उस इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करने में किसी भी तरह का कोई फर्दर एक्सपेंसेस भी झेलना नहीं पड़ेगा, और हमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा उस इन्वेंट्री के मेंटेनेंस में, है ना। किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा।
तो बच्चे ध्यान देना, डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब मैं बता रहा हूँ प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, मतलब जितना इन्वेंट्री एक प्रोड्यूसर चाहता था उतना ही इन्वेंट्री वो अपने पास रखे हुए था, उतने ही वो गुड्स का स्टॉक अपने पास रखे हुए था फ्यूचर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग जितना वो सोचा था उतना ही डिमांड होता गया और उसका सारा इन्वेंट्री निकलता गया। ऐसे केस में उसको इन्वेंट्री को रखने में किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व उसको नहीं करना पड़ा। सोचो ना बच्चे, अगर तुम इन्वेंट्री रखते हो तो तुमको देखना पड़ेगा ना कि तुम्हारा इन्वेंट्री कहीं चूहा तो नहीं काट रहा, तुम्हारा वो पेंसिल का डब्बा कहीं तुम्हारा इन्वेंट्री किसी भी तरह से ख़राब तो नहीं हो रहा, वेयर हाउस में अप्रोप्रिएट कंडीशन में वो सारे मेरे जो गुड्स हैं वो रखे हुए तो हैं ना। बच्चे इन सारे काम को करने में आपका खर्च तो लगेगा ना, वो खर्च अगर ज़्यादा लगने लग जाएगा तो हो सकता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाए और उससे रेवेन्यू आपका डिक्रीज़ कर जाए और आपको लॉस हो सकता है ना। बच्चे कहता क्या है कि डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब जितना प्रोड्यूसर चाहता था अगर उतना ही वो रखे और वो टाइम पे निकल जाए तो प्रोड्यूसर को किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता है। बात को समझ रहे हो? आगे बढ़ना बच्चे, अगर आगे बढ़ो तो देखो अब हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक का दूसरा पार्ट है। इस इन्वेंट्री स्टॉक का दूसरा पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं अनडिज़ायर्ड, ध्यान से समझना, अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। बच्चे यहाँ पे नाम ही लगा हुआ है अनडिज़ायर्ड। अगर बात तुम अनडिज़ायर्ड की करो तो इसका मतलब क्या है कि जितना तुम नहीं चाहते थे उससे ज़्यादा इन्वेंट्री तुम्हारे पास बच गया। बच्चे इन्वेंट्री स्टॉक एक बार फिर से किस किस चीज़ों का, इसी इन्वेंट्री स्टॉक को अभी याद करो, हमने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से पढ़ा, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि कुछ गुड्स को हम क्या करते हैं अपने पास स्टॉक बना करके रख लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में सेलिंग अपॉर्चुनिटी का लॉस ना हो, हमारा प्रोड्यूसर को रेगुलर बेसिस पे इनपुट मिलता रहे, हम लोग रेगुलर बेसिस पे गुड्स को प्रोड्यूस करते रहें और मार्केट में अगर वो इन्वेंट्री का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो प्रोड्यूसर को कोई भी उसका इफेक्ट ना हो, पढ़ा था ना। तो बच्चे इन्वेंट्री स्टॉक किसका, फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ सर, इन्वेंट्री स्टॉक प्रोड्यूसर करता है रॉ मटेरियल का, सर इन्वेंट्री स्टॉक प्रोड्यूसर करता है सेमी फिनिश्ड गुड्स का, और सर प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेंट्री स्टॉक करता है फिनिश्ड गुड्स का। इन तीन चीज़ों का वो इन्वेंट्री स्टॉक। तुम इन सारे चीज़ों की बात करते हो तो अगर तुम इन सारे चीज़ों की अगर बात करते हो, जो इन्वेंट्री एक प्रोड्यूसर होल्ड करके रखता है, यहाँ पे ये फिनिश्ड गुड्स है, ध्यान देना, जो इन्वेंट्री प्रोड्यूसर होल्ड करके रखता है। बच्चे याद करो अभी हमने देखा था कि उस प्रोड्यूसर ने क्या किया था, अगर बात रॉ मटेरियल की करो तो 100 kg उसने रॉ मटेरियल होल्ड करके रखा हुआ था। बच्चे अगर सेमी फिनिश्ड गुड्स की बात करो तो वो उसने 500 पीसेस रखे हुए थे, अगर फिनिश गुड्स की बात करो तो वो उसने 1000 पीसेस रखे हुए थे। ये सोच करके कि इतना डिमांड तो होगा ही होगा, उसने इन्वेंट्री को होल्ड कर लिया। बच्चे जैसे ही उसने इन्वेंट्री को होल्ड किया अचानक से क्या हुआ, एक अचानक से बहुत भयंकर सा वायरस हमारे देश को अटैक किया। नाम क्या था उस वायरस का? कोरोना वायरस। अब बच्चे जैसे ही इस वायरस ने अटैक किया गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे इलाके को सील कर दिया, है ना। वहाँ पे हमारे उस एरिया में गवर्नमेंट किसी को निकलने ही नहीं दे रही है, प्रोड्यूसर को गुड्स को प्रोड्यूस करने की इजाज़त ही नहीं दे रही, कह रही नहीं तुम्हें बंद रखना है, बाहर निकलोगे बहुत डंटा लगेगा, इतना पिटाई करेंगे कि बनाने के लायक गुड्स को नहीं रहोगे। वो बेचारा प्रोड्यूसर डर गया। बच्चे ऐसे केस में क्या हुआ कि वो प्रोड्यूसर जितना डिमांड सोचा था कि गुड्स का होगा, अचानक से लोगों ने उन सारे गुड्स के डिमांड को ही कम कर दिया, डिमांड कम हो गया। बच्चे जब डिमांड कम होगा, ज़रा ध्यान से समझो, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, क्या वो प्रोड्यूसर फिर प्रोडक्शन उतना करेगा जितना प्रोडक्शन वो करता था? नहीं सर, वो प्रोडक्शन को कम कर देगा या प्रोडक्शन को बंद कर देगा। बच्चे जैसे ही वो प्रोडक्शन को बंद कर देगा डिमांड के कम होने के कारण, उसका ये सारा का सारा इन्वेंट्री कहाँ रह जाएगा, ये सारा का सारा इन्वेंट्री स्टॉक कहाँ रह जाएगा? बच्चे बड़े ध्यान से समझना, उसका ये सारा का सारा इन्वेंट्री जो है वो उसके वेयर हाउस में पड़ा रह जाएगा या नहीं? सोचो। और अभी आपने देखा कि अगर वेयर हाउस में पड़ा रह गया तो उस वेयर हाउस के मेंटेनेंस में भी खर्च आता है, उसको सही तरीके से उन सारे स्टॉक को रखने में खर्च आता है, उन सारे स्टॉक का सही मेंटेनेंस करने में खर्च आता है। तो बच्चे इन सब के खर्च अगर ज़्यादा दिन तक होने लग जाएंगे, क्योंकि बन तो रहा नहीं है, तो सारे स्टॉक वैसे ही पड़े रहेंगे क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने ही मना कर रखा है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, वेयर हाउस का कॉस्ट बढ़ने के कारण बच्चे सिंपल सी बात समझो,
क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP नहीं बढ़ जाएगा? क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगा? और बच्चे आप लोग को इस बात को समझना होगा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो आपकी प्रॉफिट जो होगी वो प्रॉफिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। जितना कम से कम में आप गुड्स को प्रोड्यूस कर दो, जितना आपका कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे केस में क्या हुआ कि प्रोड्यूसर नहीं चाहता था कि इन्वेंट्री इतने दिन तक मेरे पास रह जाए, है ना। क्यों रह गया? क्योंकि जितना वो फ्यूचर में डिमांड सोच के चला था गुड्स का, उतना डिमांड हुआ ही नहीं। तो ये जो इन्वेंट्री जो उसके वेयर हाउस में बहुत दिन तक पड़ा रह गया, इस इन्वेंट्री को क्या कहते हैं? अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। बच्चे ये अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, जिस तरह से हमने डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक को डिफाइन किया था प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखना, अनप्लान्ड। और ये आपको लिखना पड़ेगा, अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। तो अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या कहलाता है? अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। बच्चे क्या ये अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक प्रोड्यूसर को लॉस देगा? हाँ सर, बिल्कुल देगा सर, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा रहा है। बिल्कुल, लॉस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट विल कॉज लॉस टू दी प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर को क्या कॉज करेगा? लॉस कॉज करेगा। तो बच्चे उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ध्यान रखेंगे बच्चे, मार्केट में बहुत सारा र्यूमर है कि सिलेबस शॉर्ट कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि इस बार जो है वो एग्ज़ाम जो है वो 12th के एकदम सिर्फ प्रैक्टिकल लेके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बच्चे इन सारे र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देंगे। CBSE की तरफ से जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी उन सारे नोटिफिकेशंस पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे बच्चे। हमारा चैनल लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। आपका बहुत सारा प्यार मुझे अपने इस चैनल पे मिला है। ढेर सारे बच्चे मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। बच्चे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस चैनल को नहीं देख रहे हो बच्चे, अपने पढ़ाई को आपने रोक रखा है, प्लीज़ पढ़ाई को मत रोको। टाइम आ गया है बच्चे, स्टार्ट करो पढ़ाई को, अच्छे तरीके से स्टार्ट करो। हमारे और भी क्लासेस उस चैनल्स पे आ रहे हैं, अकाउंट्स के, BST के। अगर आप उन क्लासेस की बात करो तो हमारा दूसरा यूट्यूब का चैनल है, नाम है कॉमर्स ग्रूमिंग। उस कॉमर्स ग्रूमिंग पे आप जा कर के अगर देखो तो वहाँ पे BST के क्लासेस, अकाउंटेंसी के क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे ध्यान रखना, हम लोग आपके साथ हमेशा हैं, और हमारे साथ भी आपको यूं ही साथ देना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।